वेलकम बैक क्लास 12। कंटिन्यू करते हैं हमारा स्नैपशॉट्स चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। हाँ जी, तो हमने पार्ट 1 में जाना दो कैरेक्टर्स के बारे में। पहला एरम, जो इस लेसन का नरेटर भी है और 9 साल का एक छोटा सा बच्चा है, एंड दूसरा उसका कजिन मुराद। तो एक सुबह एरम के घर पहुंचा मुराद एक सफेद घोड़े पे बैठा, एंड एडम ने जब खिड़की के बाहर देखा उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई घोड़े पे सवार होके उसके घर आया है एंड अब उसे इनवाइट कर रहा है हॉर्स राइड के लिए। एडम के लिए यकीन करना ये इसलिए इतना मुश्किल था क्योंकि जिस फैमिली से ये लोग बिलोंग करते थे, द गर्गुलेनियन फैमिली और द ट्राइब, वो फैमिली दुनिया में जानी जाती थी अपनी ऑनेस्टी के लिए फॉर लगभग 11 सेंचुरीज। और उनकी फैमिली के लोग, उनकी ट्राइब के लोग कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाते, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात थी। और दूसरा, वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। इनफैक्ट उनकी फैमिली में किसी को ये भी नहीं पता था कि पेट भरने के लिए रोटी खरीदने के पैसे भी उनके पास कहाँ से आ जाए। तो इन्हीं सब वजहों की वजह से एरम को लग रहा था कि भाई, अगर हमारी पूरी फैमिली भी पैसे इकट्ठे कर ले तो भी हम एक घोड़ा खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड यहाँ फैमिली से मतलब उसकी पूरी ट्राइब का। तो उसका कजन मुराद तो ये घोड़ा खरीद नहीं सकता, और अगर खरीदा नहीं तो उसने चोरी की है। और 9 साल के उस एरम के लिए चोरी करता हुआ इमेजिन करना अपने कजन को लगभग इम्पॉसिबल थॉट था, क्योंकि ये उसकी फैमिली वैल्यूज की बात थी, ये उनके ट्राइब के नाम की बात थी, यही उन्हें सिखाया गया था। और मुराद आज एक घोड़ा चुरा के लाया है। तो जब एरम ने कन्फ्रंट किया मुराद को कि कहाँ से चुराया तुमने ये घोड़ा, मुराद उस क्वेश्चन को स्किप कर देता है पूरी तरह और कहता है अगर तुम्हें राइड करनी है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो एरम अपने कॉन्शियंस को, अपने आप को कन्विंस करता है ये कह के कि घोड़ा चुराना एक राइड करने के लिए और घोड़ा मार्केट में जाके बेच के उससे पैसे कमाना दो अलग चीजें। और अगर कोई मेरे और मेरे भाई जितना क्रेजी है ना हॉर्सेस के लिए, तो उसके लिए तो ये चोरी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए वो अपने घर की विंडो से बाहर निकल के मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ जाता है, दोनों भाई राइड के लिए निकल जाते। तो यहाँ वो बच्चे सही गलत का फर्क नहीं कर पाए। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर फैमिली में एक ना एक क्रेजी इंसान होता ही है, और मेरे कजन मुराद को समझा जाता था नेचुरल डिसेंडेंट हमारी ट्राइब के क्रेजी स्ट्रीक का। और हमारी ट्राइब में मुराद से पहले क्रेजी कौन है? हमारे अंकल खुसरो। नाम से ही लग रहा है खड़ूस। एक enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. एक मैन जो इतनी इजीली गुस्सा हो जाता है, इतना इरिटेटेड रहता है और इतना ज्यादा इम्पेशेंट है कि वो किसी को भी बात करता करता चुप करा देता है, बस एक दहाड़ मार के। और दहाड़ मार के उनका तकिया कलाम क्या है? तकिया कलाम यानी एक स्टेटमेंट जो वो हर बार, हर जगह, हर इमोशन में यूज करते हैं। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उन्हें गुस्सा आ रहा हो वो बोलेंगे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। उन्हें किसी को चुप कराना हो वो बोलेंगे इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। कुछ अच्छा हुआ, इट इज नो हार्म, ध्यान मत दो। तो वो आदमी हर जगह ये स्टेटमेंट यूज करता है। तो दैट वाज ऑल, मतलब नो मैटर कुछ भी हो जाए, कोई किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, अंकल खुसरो यही स्टेटमेंट यूज करें। एक बार तो उनका खुद का बेटा एरिक 8 ब्लॉक भाग के आया नाई की दुकान जहां पर उसके पापा मूछें ट्रिम करा रहे थे अपनी, और आके बोला कि पापा घर में आग लग गई है चलो। अंकल खुसरो चेयर पे खड़े हुए और दहाड़े, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जलने दो घर को, कोई दिक्कत नहीं। तो बार बार को यानी नाई को लगा कि शायद उन्होंने ठीक से सुना नहीं, और कह रहा है कि बेटा, आपका बेटा कह रहा है आपके घर में आग लगी है, तो मैं कह रहा हूं ना इट इज नो हार्म। वो इतने क्रेजी। सो मुराद को उन्हीं का डिसेंडेंट माना जाता था, क्योंकि मुराद भी बहुत ही क्रेजी हरकतें करता था। और तो मुराद के पापा थे जोराब, जो एक प्रैक्टिकल किस्म के आदमी थे। बट हमारे ट्राइब में कुछ ऐसा सही था। एक मैन कुड बी द फादर ऑफ
his son's flesh. बट इसका मतलब ये नहीं होता था दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पैटर्न देखा जाता था कि बेटा शक्ल सूरत में शायद बाप पे जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड अपने फादर जैसा हो ना हो, who knows. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट हमारी ट्राइब के अंदर वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कैप्रिशियस और वैग्रेंट रहे हैं. कैप्रिशियस मतलब तुक्के से डिसाइड हो जाता था कि कौन किससे ज़्यादा सिमिलर है. लाइक मुराद के केस में वो अपने फादर जोराब नहीं, अंकल खुसरो से ज़्यादा सिमिलर था. एंड वेग्रेंट, वेग्रेंट का लिटरल मीनिंग होता है समवन जिसका कोई फिक्स रेजिडेंस ना हो, जो इधर उधर भटकता है. तो हमारी ट्राइब में भी जो नेचुरल स्पिरिट्स होते थे इंसान के, जो बिहेवियर और पर्सनालिटी ट्रेट्स होते थे, वो एक फैमिली लाइन में नहीं रहते थे, वो इधर उधर ट्रांसफर होते रहते थे. एंड बहुत कंफ्यूजिंग थी ये चीज. ठीक है. खैर, वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग. खैर ये सब छोड़ो, हम लोग अपना हॉर्स राइड एंजॉय कर रहे थे. फॉर ऑल एनीबडी न्यू, हम अभी भी ओल्ड कंट्री में थे, जो हमारे नेबर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों का ही ट्राइब का एरिया था. तो हमने घोड़े को भागने दिया जितनी देर वो भागना चाहता था. एट लास्ट मेरे कजन मुराद ने कहा तुम उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करना है. तो मैंने भी पूछ लिया, यानी आरम ने भी पूछ लिया कि तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे ना. तो कजन कहता है कि वो तो घोड़े की मर्जी है, अभी तो उतरो. है, द हॉर्स विल लेट मी राइड, ऐसा मैंने कहा. देखेंगे देखेंगे, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ हॉर्स. जिस तरह से अंकल खोसरोव का एक स्टेटमेंट था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस तरह से हमारे मुराद जी का पेट स्टेटमेंट था, आई हैव अ वे विथ. उसके सामने कोई भी आ जाए, चिड़िया, घोड़ा, डॉग, कोई भी, यहाँ तक फार्मर्स या शॉपकीपर्स भी, मुराद हर किसी के लिए बोलता था दैट आई हैव अ वे विथ. मतलब मैं इस इंसान को या इस जानवर को बहुत अच्छे से समझता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, तुम्हारे समझ के बाहर है ये सब. ठीक है. तो एक तरफ जहाँ मुराद कह रहा है कि तुम आराम घोड़े से उतरो क्योंकि मुझे अकेले राइड करना है, बिकॉज आई हैव अ वे विथ हॉर्स, मेरी और हॉर्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. तो आराम कंफ्यूज हो रहा है, भाई मेरी भी है, मेरे को भी अकेले राइड करना है. वेल आई सेड, एनीवे यू हैव अ वे विथ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, मेरा भी है. तो मुराद उसे समझाता है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी लेट अस होप सो. मैं होप करूंगा वो हो, बट अभी तो उतरो. तो मैं उतर गया, बट रिमेंबर मुझे अकेले राइड करना है. ठीक है. तो मुराद कहता है ओके. आई गॉट डाउन एंड मेरे कजन मुराद ने किक की अपनी हील्स इनटू द हॉर्स एंड चिल्लाया, वजीर रन, वजीर भागो. हॉर्स खड़ा हुआ अपने हिंड लेग्स पे, उसने स्नॉट किया और इतनी तेज भागा दैट ओह, वो साइट मेरे लिए सबसे खूबसूरत साइट थी. मेरा कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, एक इरिगेशन डिच पे, एंड देन क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स. एंड 5 मिनट बाद वो दोनों भीगे हुए वापस आए, क्योंकि जब घोड़ा इतनी तेज भाग रहा था तो पानी जो था, पानी की छींटे ऊपर तक उसके आ रही थी. सो बहुत लवली सीन था, वो देखने लायक था, ऐसा आरम कह रहा है. खैर, सूरज निकलने ही वाला था तो मैंने मुराद को बोला अब मेरी बारी है राइड करने की. तो मेरा भाई उतर गया घोड़े से, उसने कहा करो राइड. ही सेड, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स. मैं चढ़ तो गया घोड़े पे, बट घोड़े पे बैठते ही आई न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. और जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ. मैं घोड़े पे बैठा एंड घोड़ा बिल्कुल स्टिल हो गया, उसने मूव करने से इनकार कर दिया. एंड मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि ये क्या हुआ, मेरा भाई बैठा तो तुम भाग लिया और मेरे बैठते तुम स्टिल हो गए. तो मुराद मुझे समझाता है, किक इनटू हिज मसल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, हमें उसे वापस भी ले जाना है इससे पहले पूरी दुनिया जाग जाए. तो मैंने भी वैसे ही किया जैसे देखा था. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. एक बार फिर उसने स्नॉट किया, वो भागा भी, बट इसके बाद क्या करना था मुझे नहीं पता था, मुझे घोड़े को कंट्रोल करना थोड़ी आता है. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, वो घोड़ा मुझे रोड की तरफ ले गया, to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. और उसकी वाइन्स पे घोड़ा छलांग मारने लगा. वाइन्स आर ग्रेप वाइन्स. ठीक है. एंड वहां पे द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, यानी 7
ग्रेप्स की वो वाइन्स जो लगी हुई थी, घोड़ा उस पर छलांग मारता है इससे पहले मैं बैलेंस ऑफ होके गिरता हूँ, और मैं वहां गिर जाता हूँ और घोड़ा वहां से भाग जाता है। मेरा भाई मुराद भागा भागा आता है डाउन द रोड, और आते ही मुझ पे चिल्लाता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें उस घोड़े को लेके आना है। एक वक्त तो मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे भाई को मेरी चिंता नहीं है, घोड़े की है। बट दूसरा पॉइंट मेरा कह रहा था सही बात है भाई, घोड़ा खो गया तो राइड कैसे करेंगे। तो मैं भी उठा और हम दोनों घोड़े की तलाश में निकले। उसने मुझे कहा कि तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, और अगर तुम्हारे आगे घोड़ा आए बी काइंडली वहीं रुक जाना और मुझे बुलाना, खुद कुछ मत करना इससे पहले घोड़ा फिर भाग जाए। तो मैं दूसरी तरफ गया रोड के, और मेरा भाई मुराद अक्रॉस द फील्ड गया। उसे आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढ के वापस लाने में। ऑल राइट, फाइनली घोड़ा लौट आया था, पूरी दुनिया जाग चुकी थी। तो मैंने अब उससे पूछा कि अब क्या करना है। वेल वेल ही सेड, या तो हम इसे वापस ले जाते हैं या इसे छुपा देते हैं कल सुबह तक के लिए। बिल्कुल भी वरीड साउंड नहीं कर रहा था, एंड मुझे पता था वो इसे छुपाएगा और वापस तो कहीं नहीं ले जाएगा, एटलीस्ट कुछ दिनों तो नहीं। तो मैंने उससे पूछा कहाँ छुपाए इसको। तो वो कहता है कि मुझे एक जगह पता है। तो ये जैसे उसने बोला मुझे यकीन हो गया कि ये घोड़ा इसके पास आज से नहीं बहुत पहले से। तो मैंने इससे पूछा कितना टाइम हो गया तुमने इस घोड़े को चुराए। तो क्योंकि मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि ये वो अर्ली मॉर्निंग राइड्स काफी टाइम से कर रहा है, एंड आज ये मुझे बस इसलिए बुलाने आया था क्योंकि इसे पता था कि मेरे को कितना मन है हॉर्स राइड करने का। तो मुराद कहता है किसने कहा मैंने घोड़ा चुराया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन रीफ्रेज करता हूँ, कितना टाइम हो गया तुम्हें ये हॉर्स राइड करते हुए। तो मुराद कहता है कि आज सुबह से पहले नहीं। सच बोल रहे हो तुम? ऑफ कोर्स नॉट, मुराद कहता है, बट अगर हम पकड़े जाएं तो तुम्हें यही कहना है आज सुबह से पहले हमने इस घोड़े को नहीं देखा था। मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे साबित। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। अब चाहे ये सवाल तुमसे 10 दिन बाद पूछा जाए, 2 दिन बाद पूछा जाए या आज पूछा जाए, तुम्हें यही बोलना है कि हमने आज सुबह से राइड करना शुरू किया। तो मैंने भी कह दिया ठीक है, ऑल राइट। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड विनयार्ड। एक खाली पड़े विनयार्ड में एक बार्न था। बार्न इज लाइक एक खाली जगह जहाँ एनिमल्स को ही रखा जाता है बेसिकली, जो फेटपेजान नाम के एक फार्मर का हुआ करता था। वो अब खाली था, फार्मर वहां नहीं रहता था, और वहां कुछ ओट्स और ड्राई अल्फा थे इन द बार्न, जिससे घोड़े का खाने पीने का काम चल जाता था। तो घोड़े को वहां छोड़ के हम दोनों घर की तरफ निकले। वो मुझे बताता है रास्ते में कि आसान नहीं था उसके लिए घोड़े को इतना सही से बिहेव कराना। एट फास्ट घोड़ा पागलों की तरह भागना चाहता था, बट जैसा कि तुम जानते हो आरम, आई हैव अ वे विथ हॉर्स, तो मैं उसे वो सब करा पाया जो मैं कराना चाहता था। घोड़े समझते हैं मुझे, ऐसा घमंड था उसको। तो आरम पूछता है कैसे करते हो तुम ये सब। तो वो कहता है आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ। किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? एक सिंपल और ऑनेस्ट, एक बहुत सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग। काश मैं भी तुम्हारे जैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाऊं उस घोड़े के साथ। तो मुराद उसे समझाता अभी तुम बहुत छोटे हो, 13 साल के हो जाओ सब सीख जाओगे। खैर इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं अपने घर जाता हूँ और वो अपने, और मैं अपने घर जाके एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करता हूँ। उस दोपहर मेरे अंकल खोसरोव हमारे घर आए हुए थे कॉफी एंड सिगरेट्स के लिए। वो पार्लर में बैठे थे और ही वाज सिपिंग द कॉफी एंड स्मोकिंग, और वो अपने पुराने कंट्री के दिन याद कर रहे थे। इतने में एक और विजिटर आता है हमारे पार्लर में, और उस विजिटर का नाम था जॉन बायरो। वो एक फार्मर था, एक सीरियन दूसरी ट्राइब का था, और बहुत अकेला और मायूस सा लग रहा था। और इसी अकेलेपन में जगह जगह भटक के उसने अर्मीनियन बोलना सीख ली थी। मेरी माँ उन्हें उस पर्सन को कॉफ़ी दी और थोड़ी सी टबेको। उसने टबेको रोल करके कॉफ़ी पीना शुरू किया और फिर अपना दुख बांटने लगा किसके साथ? अंकल खोसरोव के साथ। वो कहता है मेरा वाइट हॉर्स जो पिछले महीने चोरी हो गया था, आह, अभी भी नहीं मिला है मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं।
तो मेरे अंकल खुसरो वो बहुत इरिटेट हो गए और कहते हैं इट्स नो हार्म, घोड़ा ही तो खोया है तुम्हारा, हम सब ने अपना देश नहीं खोया, क्या घोड़े के ऊपर रोते हो तुम। तो जॉन बायरो को बुरा लगता है, वो कहता है दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, आप एक सिटी ड्वेलर हो, बट मेरे सरी का क्या, व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। सरी यहाँ पे है हॉर्स कार्ट, जैसे घोड़ा पुल करेगा ऑफ कोर्स, तो जब तक घोड़ा ही नहीं है तो उस सरी को पुल कौन करेगा, उस 4 व्हील कार्ट को। तो अंकल खुसरो एज यूजुअल पे नो अटेंशन टू इट, मेरे अंकल खुसरो कहते मैं 10 मील चल के आया हूँ यहाँ। जॉन बायरो का पैर है तुम्हारे, क्या हो गया चल लिए तो, मेरे लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है, इतना चलाऊं मैं उस घोड़े को ढूंढने के लिए। पे नो अटेंशन टू इट, मेरे अंकल खुसरो फिर कहते हैं वो घोड़ा $60 का था। तो अंकल खुसरो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होके कहते हैं थूकता हूं मैं पैसे पे, और वो वहां से दरवाजा पटक के चले जाते हैं। और जॉन बायरो और ज्यादा मायूस हो जाता है कि दुख बांटा भी तो कैसे इंसान के साथ, जो उल्टा मुझे और दुखी करके चला गया। तो उस वक्त मेरी माँ आई और उन्होंने जॉन बायरो को समझाया कि अंकल खुसरो का दिल बहुत नरम है, इट्स जस्ट दैट हमारे देश को अपने घर को खोने का दुख उन्हें बहुत सताता है, एंड यू सी इज अ लार्ज मैन, तो खाली बैठे बैठे थोड़े इरिटेटेड ही रहते हैं, बुरा मत मानना उनकी बात। तो फार्मर भी मायूस होके वहां से चला जाता है, लेकिन मैं उसी वक्त दौड़ के अपने भाई मुराद के घर जाता। और आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि एडम को रियलाइज हो गया है कि वो वाइट हॉर्स जो मुराद के पास है वो एक्चुअली इस फार्मर जॉन बायरो का है, जो निकला हुआ है अपने घोड़े की तलाश। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जो फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर का, कि क्या बच्चे पकड़े जाते हैं, क्या जॉन बायरो को उसका घोड़ा वापस मिलता है, क्या गर्गोलेनियन फैमिली का नाम और शोहरत मिट्टी में मिल जाती है या बच जाती है। इन सब सवालों के जवाब आखिरी पार्ट में बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।